बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। आज हम सबक नंबर 16 में बहर मुजतस पर बात करेंगे, जो हमारी 11वीं बहर है और ये बहर भी मुरक्कब है। अरूजी सिलसिले में ये हमारा 19वां लेक्चर होगा और अगर आपने मेरे साबका लेक्चर्स नहीं देखे तो आपसे दरखास्त है कि वो लाजमी देखें, और अगर आपको ना मिले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मौजूद हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बहर मुजतस के बुनियादी अरकान क्या है। एक रुकन है मुस्तफ़िलुन और फिर फ़ाइलातुन, फिर मुस्तफ़िलुन और फिर फ़ाइलातुन। एक चीज़ वाज़े कर दूं कि अरकान अशरा में दो अरकान ऐसे हैं जो मुत्तसिल भी है और मुनफसिल भी है, यानी उनको जोड़कर भी लिखा जाता है और अलग अलग भी लिखा जाता है। इसकी कुछ वजूहात हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप मेरा तीसरा लेक्चर ज़रूर देखें जिसमें अरकान अशरा पर बात की गई है। दूसरा और तीसरा, इन दोनों में मैंने बड़ी तफसील से बात की है। तो मुत्तसिल यूं होगा कि जब मैं मुस्तफ़िलुन को, ये देखें आप ज़रा गौर से देखिए, मुस्तफ़े मैंने अलग लिखा है और लुन मैंने अलग लिखा है, ठीक है। अगर इनको जोड़ के लिखा जाए तो फिर वो मुत्तसिल होंगे, अगर अलग अलग लिखा जाए तो मुनफसिल होंगे। अगरचे वज़न एक ही है लेकिन इसकी कुछ वजूहात हैं, क्योंकि मुख्तलिफ अरकान बनाए गए हैं। जो असातिज़ा हैं, अरूज़ के असातिज़ा, उनकी जानिब से आपको ये लिखने में दो मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखे जाएंगे। चूँकि यहाँ मुस जो है, आप नीचे देखिए, यहाँ मुस जो है ये सबब हफीफ है, फिर तफ़ई व तद मफरूक है, ठीक है, और आखिर पे लुन सबब हफीफ फिर आ जाएगा। तो अल्फाज जो हैं ज़रा मुनफरिद हैं, मुख्तलिफ हैं, इसलिए यहाँ पे अगर मुत्तसिल होता मुस्तफ़िलुन तो फिर वतद मफरूक नहीं आ सकता, ठीक है। फिर मुस्तफ़िलुन फिर दो सबब हफीफ होते और इलुन जो है ये वतद मजमू होता, लेकिन यहाँ दो सबब हफीफ के दरमियान वतद मफरूक है। फ़ाइलातुन जो है ये मुत्तसिल ही है, क्योंकि दो अरकान जो हैं मुत्तसिल और मुनफसिल हो सकते हैं और यही दो हैं। तो मुस्तफ़िलुन मुनफसिल है जबकि फ़ाइलातुन मुत्तसिल है, फिर मुस्तफ़िलुन फिर फ़ाइलातुन। तो यहाँ फ़ाइलातुन में सबब हफीफ है पहले, दरमियान में वतद मजमू है और आखिर पे फिर सबब हफीफ है। तो आहंग नंबर 1 जो है उसको देखते हैं। आहंग नंबर 1 है बहर मुजतस मुसम्मन मखबून। इसके अरकान हैं मुफ़ाइलुन फ़इलातुन, मुफ़ाइलुन फ़इलातुन। यहाँ मुस्तफ़िलुन में खब्न वाक़या हुआ तो मुफ़ाइलुन बाकी रहा, और फ़ाइलातुन में खब्न वाक़या हुआ तो फ़ाइलातुन फ़इलातुन बाकी रहा। याद रहे कि हब्न से रुकन के पहले सबब खफीफ का हर्फ साकिन गिर जाता है, यानी दूसरा हर्फ जो है जो साकिन है वो गिर जाता है या उसमें से निकाल दिया जाता है, तो फिर बाकी जो हरूफ बचते हैं उनको शुमार किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास मुफ़ाइलुन बाकी रहा और फिर फ़ाइलातुन बाकी रहा। मिसाल देखिएगा एक शेर की, तुम अपने शिकवे की बातें न खोद खोद के पूछो, हज़र करो मेरे दिल से कि इसमें आग दबी है। गालिब का शेर है। तो इसकी तख्ती देखते हैं। मुफ़ाइलुन, जरा देखिए, तुम अपने शिक, अब यहाँ ये वाली जो अलिफ है ये अल्फ वस्ल है और ये जो है उसमें
ज़म हो जाती है तो इसको शुमार नहीं किया जाएगा, और मीम जो है जो कि साकिन है इसको तहरीक मिलेगी, इसको मुतहर्रिक कर लिया जाएगा। ये मैं पहले भी ये उसूल आपको कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ बनेगा तुमप, फिर ने, ये रहा ने, और शिकवे, शिकवे जो है उसकी वे जो है आगे चली गई और शिक यहाँ रह गया पहले रुकन में। तो मुफाइलुन तुमपने शिक फ़इलातुन, यहाँ वे की बातें, यहाँ शिकवे की ये जो है ये गिर जाएगी, हरफ इल्लत है तो वे की बातें, यहाँ की ये भी गिर जाएगी, और बातें की जो ये है ये भी गिरेगी, और नून गुना जो है इसको शुमार नहीं करते। तो वे की बातें फ़इलातुन, वे की बातें, फिर मुफ़ाइलुन नखोद को, तो यहाँ नखोद को, ठीक है, तो एक खोद पूरा आ गया, जबकि ना जो है यक हरफी होता है तो इसकी सिर्फ नून आएगी। नखोद को, तो बाकी जो दूसरा खोद है उसकी दाल आखिरी रुकन में चली जाएगी। नखोद को दके पूछो, दके पूछो, फिर दूसरा जो मिसरा है हजर करो यानी परहेज करो, इसका मतलब होता है हजर करो मेरे दिल से, तो यहाँ मेरे की ये गिर जाएगी। हजर करो मेरे दिल से कि इसमें आ, जरा देखिए यहाँ जो के है यक हरफी शुमार होगा कि इस में आ, बिल्कुल उसी तरह में की सिर्फ मीम शुमार की जाएगी, इसके कवायद में बता चुका हूँ। और अलिफ मदा जो है ये 2 अलिफ शुमार होंगी, तो कि इसमें आ गदबी है, तो गाफ जो है आखिरी रुकन में चली गई, गदबी है। तो इस तरह इसकी तख्ती जो है वो की जाएगी। अब चलते हैं जी आहंग नंबर 2 की जानिब। तो आहंग नंबर 2 है बहरे मुजतस मुसम्मन मखबून मकसूर। अरकान कुछ यूं हैं मुफाइलुन फ़इलातुन, मुफाइलुन फ़इलान। तो यहाँ याद रखिए कि ये आखिरी रुकन मुख्तलिफ है, यानी फ़इलातुन की बजाय फ़इलान, और इसमें जो ऐन है ये मुतहर्रिक है, बाज़ औक़ात साकिन भी आती है, अगले आहंग में मैं बताऊंगा आपको। यहाँ फ़इलान मुतहर्रिक है। मिसाल देखिए, लगाना खत से रूह शोख पर अताब को ऐब, वगरना लगता गहन से है आफताब को ऐब, ज़फ़र का शेर है। तो मुफ़ाइलुन के वज़न पर लगाना खत, यहाँ लगाना खत मुफ़ाइलुन रुकन मुकम्मल हो जाता है, और ना यक हरफी शुमार होगा। फिर फ़इलातुन से रुखेशो, यहाँ दूसरा रुकन यानी फ़इलातुन जो है यहाँ तक है, यहाँ से लेके से लेके शो तक, से की ये हरूफ इल्लत में शुमार होती है, इसलिए उसको गिरा दिया जाएगा। फिर तीसरे रुकन में मुफ़ाइलुन खेपर अता, यहाँ देखिए खेपर अता, ये तीसरे रुकन में आएंगे हरूफ, ठीक है। शोख की खे आएगी पर, और अताब की बे जो है ये चौथे रुकन में शुमार होगी। फ़इलान बको ऐब, ठीक है, बे मुतहर्रिक, फिर काफ मुतहर्रिक, वाव को गिरा दिया जाएगा, और ऐब जू का तू इसमें शुमार होगा। तो बको ऐब पहले 3 हरूफ फ़इलान में मुतहर्रिक हैं, आखिरी 2 साकिन हैं, यहाँ भी कुछ ऐसे ही है, बे काफ और ऐन मुतहर्रिक हैं, जबकि ये और बे आखिर में साकिन है। दूसरा मिसरा देखिए, वगरना लग, यहाँ वगरना लग
یہ پہلا رکن ہے مفاعلن، اور پھر دوسرا رکن فاعلاتن، تگہن سے یہاں، تگہن سے یہ دوسرا رکن ہے جی، اور پھر مفاعلن حیافتہ، حیافتہ یہ تیسرا رکن ہے جی، ہے کہ یہ گر جائے گی، اور پھر اسی طرح چوتھا رکن فعلان جو ہے اس میں بکو ایب یہ حروف آئیں گے۔ ایک بات نوٹ کر لیں کہ آخری رکن کے طور پر فعلان اور فعلن کا اجتماع جائز ہے، یعنی ایک مصرے میں اگر فعلان ہے اور دوسرے میں فعلن ہے آخری رکن، تو ان دونوں کا خلط یا اجتماع جائز ہے۔ اگر پہلے میں فعلن ہے اور دوسرے میں فعلان ہے تو بھی یہ درست ہوگا۔ آہنگ نمبر 3، بہر مجتس مسمن مخبون محذوف۔ ارکان ہیں مفاعلن، فعلاتن، مفاعلن، فعلن۔ تو اس آہنگ میں فعلن کی عین متحرک ہے، بعض آہنگ جو ہیں اس میں ساکن بھی ہوتی ہے، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ مثال دیکھیے کہ زباں کھلی نہ کبھی شرح داستاں کے لیے، خاموشیاں ہی میری کم نہیں بیاں کے لیے۔ مفاعلن زباں کھلی، زباں کھلی، یہ دیکھیے یہاں زبان میں جو نون گنا ہے اس کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح فعلاتن نہ کبھی شر، تو نون سے لے کر رے تک یہاں نہ کبھی شر، نون نا جو ہے یک حرفی ہے، باقی جو کا تو ہے۔ ہداستان، تو داستان میں بھی نون گنا ہے جس کو شمار نہیں کیا جائے گا، ہداستان، یہ دیکھیے ہداستان۔ اور آخری جو ہے فعلن کے لیے دیکھیے یہاں عین بھی متحرک ہے، فے بھی متحرک ہے، لام بھی متحرک ہے، اور آخری رکن ساکن ہے۔ تو بالکل ویسے ہی تکتی میں کاف، لام، یہ تینوں پہلے حروف متحرک ہیں اور آخری یہ ساکن۔ دوسرا مصرع جو ہے کچھ یوں ہے، خاموشیاں، یہاں ہے جی خاموشیاں، خاموشیاں، مفاعلن، نون گنا شمار نہیں اس کو کیا جائے گا۔ ہمریکم، ہمریکم یہ ہے دوسرا رکن، ہی کی یہ گر جائے گی۔ نہیں بیا، تو نہیں بیا، نہیں کی نہیں اور بیا دونوں میں نون گنا ہے جو شمار نہیں ہوں گے، اور نہیں کی یہ گر جائے گی، نہیں بیا، اس طرح تکتی میں لکھا جائے گا، اور پھر آخر میں کے لیے۔ تو اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ آخری رکن جو ہے فعلان اور فعلن کا اجتماع جائز ہے۔ تو اب چلتے ہیں آہنگ نمبر 4 کی جانب، بہر مجتس مسمن مخبون محذوف مسکن۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی آہنگ اس بہر میں آ رہے ہیں، پہلے 3 جو حروف ارکان ہیں وہ تو یکساں ہیں، جبکہ آخری رکن ذرا سا مختلف، کبھی فعلان، کبھی فعلان، کبھی فعلن، کبھی فعلن۔ تو اس میں جو فعلن ہے آہنگ نمبر 3 میں اس کی عین متحرک ہے، جبکہ یہاں ساکن۔ مثال دیکھیے کہ ادا سے دیکھ لو جاتا رہے گلا دل کا، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ تو پہلا رکن ہے مفاعلن، ادا سے دے، مفاعلن ادا سے دے، یہاں ادا سے دے یہ تک، ٹھیک ہے، ادا سے دے۔ آگے فعلاتن کھلو جاتا، ٹھیک ہے، لو کی واو جو ہے وہ حروف علت ہے، علت میں شمار ہوتی ہے، اس لیے اس کو گرایا جائے گا، کھلو جاتا، کھلو جاتا یہاں تک کاف سے۔ اور اسی طرح مفاعلن رہے گلا،
یہ اس میں کوئی لفظ ٹوٹا نہیں. اور پھر فعل دل کا، یہ بھی آسان ہے. اور دوسرے مصرے میں بسک نگاہ، یہاں دیکھیے بسک نگاہ، اس طرح اس کو تختی میں شمار کیا جائے گا. ہپ ٹھہرا، ہپ ٹھہرا، یہ ہے یہاں سے ہپ ٹھہرا. ہے فیصلہ، تو ہے کہ یہ جو ہے وہ گر جائے گی فیصلہ. اور آخری دل کا. ایک آخری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آہن نمبر 5 میں بھی ذرا سی تبدیلی ہے. اس کا نام ہے بحر مجتس مسمن مخبون مکسور مسکن. یعنی ارکان دیکھیے مفاعلون فعلاتن مفاعلون فعلان یا فعلان ایک ہی بات ہے. یعنی فعلان یا فعلان، اس میں عین جو ہے یہ ساکن ہے. فعلان تصور کیا جائے گا، اس میں فعلن اور فعلان کا اجتماع بھی جائز تصور کیا جاتا ہے. تو ناظرین اس کے آہنگ خاص طور پہ یہ 3 اور 4، آہنگ نمبر 3 اور 4 انتہائی معروف ہیں اردو میں. بہت زیادہ ان پر شاعری کی جاتی ہے اور بہت زیادہ مستعمل ہیں اور بہت ہی دلچسپ ہیں. تو آج کا ہمارا لیکچر جو ہے مکمل ہوا. امید ہے کہ آپ نے یہ جو 5 آہنگ میں نے بتائے ہیں بہت ہی آپ کو دلچسپ لگی ہوں گی اور بہت کچھ آپ نے سیکھا ہوگا. آج کا لیکچر مکمل ہوا، اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.